हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल टू लीगल सक्सेस लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2022-2023 का सेकंड पार्ट। yesterday we had covered part 1 of the video, in which we had covered some part, and in this today's video we will be covering the remaining part of the union budget 2022-2023. Now in this part, as you can understand, that we had covered till agricultural announcement. What was there in the agriculture, we had covered in the last video, in the part 1 video, and there onwards we will be covering from here, that is Ken Betwa project. So आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केन बेतवा प्रोजेक्ट से, और बाकी पूरे इस वीडियो में आई ट्राई टू फिनिश दिस बजट, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अनाउंसमेंट है I'll discuss with you in detail. I'll try to discuss it in detail. So let's start this video. First information is regarding Ken Betwa project. Ken Betwa project and other river linking project. मतलब ये प्रोजेक्ट है कि किस प्रकार से हम नदियों को जोड़ सके. Implementation of Ken Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crore will be taken up. केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 44,605 करोड़ रुपए रखा गया, एलोकेट किया गया है. दिस इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इरिगेशन बेनिफिट्स टू 9.08 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मर्स. जो फार्मर्स की जमीन है, फार्मर्स लैंड, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए 62 लाख लोगों को, और 9.8 लाख लोग हेक्टेयर जो फार्मर्स की जमीन है उनको जो है इरिगेशन का फायदा मिलेगा इससे, केन बेतवा लिंक से. और इसके बाद एज यू कैन सी दिस, सबसे पहला है कि भाई इससे 9.8 लाख हेक्टेयर फार्मर्स के लैंड को क्या किया जाएगा, इरिगेशन का बेनिफिट मिलेगा, सिंचाई का बेनिफिट सिंचित किया जाएगा उससे. इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर इस केन बेतवा लिंक से, केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है इससे लिंकिंग करने से, जोड़ने से क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को 62 लाख लोगों को जो है पीने का पानी मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर. 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी. 27 मेगावाट सोलर पावर जनरेट किया जाएगा इससे. एलोकेशन ऑफ 4,300 करोड़ in 2021-22 has been allocated, and 1,400 crore in 2022-23 have been made for this project. तो पिछले साल 4300 करोड़ था, और इस बार कितना एलोकेट किया गया है, इस बार 1400 करोड़ किया जा चुका है इन दिस वन 22-23 के लिए. ठीक है, तो केन बेतवा प्रोजेक्ट को लिंक करने का सरकार का प्लान है, और उसके लिए 44,605 करोड़ खर्च करने का सरकार ने एलोकेशन रखा है इस प्रोजेक्ट के लिए. नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद ड्राफ्ट डीपीआर. ड्राफ्ट डीपीआर, व्हाट इज दिस फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डीपीआर? डीपीआर इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. क्या इसी केन बेतवा लिंक में और जो नदियों को जो वो था केन बेतवा के लिए, उसके अलावा कुछ नदियों को और जोड़ा जा रहा है. ये कौन है? दमन गंगा पिंजाल. ये कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि भाई एक शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपके एग्जाम के लिए. जैसे मैंने कल के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में कि ये वीडियो मैं मेनली जो बना रहा हूँ वो आपके लॉ रिलेटेड एग्जाम्स के लिए हैं, चाहे वो जुडिशियल सर्विस हो, चाहे वो क्लैट हो, डीओ हो, लॉ रिलेटेड एग्जाम्स के लिए. पर्पस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है. सब्जेक्टिव वे है, डिटेल्ड, इसलिए मैं डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं. तो लाइक दमन गंगा पिंजाल, अब इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ है ये? नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है. ठीक है, इसको जोड़ने की कोशिश की गई है पर तापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार और कावेरी, इन नदियों को 5 नदियां और है रिवर लिंक्स.
डैम के द्वारा डैम बनाकर जो है इसको जोड़ने की कोशिश की गई है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा केन बेतवा, इसके अलावा 5 और नदियां हैं। इसके उनके उसके लिए तो काम चल रहा है, क्योंकि पहले भी अनाउंसमेंट हुआ था केन बेतवा का, और उसमें उसी पॉइंट को आगे बढ़ाया गया है। और ये 5 नए रिवर्स जो है लिंकिंग की जा रही है, 5 प्रोजेक्ट है। पहला दमन गंगा पिंजाल, दूसरा तापी नर्मदा, थर्ड वन, तीसरा है गोदावरी कृष्णा, फोर्थ वन, चौथा है कृष्णा पेन्नार, और पांचवा है पेन्नार और कावेरी। ये 5 रिवर लिंक्स प्रोजेक्ट्स है, इंपॉर्टेंट वन है, कीप इट इन माइंड, जो इस बार अनाउंस किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, वांसा कंसेंसस, सहमति हो जाएगी। ठीक है, इन राज्यों जो स्टेट्स के बीच में है, जिन जिन राज्यों में नदी है, जैसे सपोज करो अगर हम बात करते हैं ये दमन गंगा, तो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है, तो दोनों राज्यों की सहमति चाहिए। तो सहमति होने के कंसेंसस बनने के बाद क्या है, जो भी इसमें सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, लागू करने के लिए सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट दिया जाएगा। और जिस प्रकार से फिर एलोकेशन ऑफ बजट है, जैसे हमने कहा कि रिवर लिंकिंग के लिए 44,000 करोड़ रखा गया, उसमें से केन बेतवा प्रोजेक्ट है, इसके अलावा 5 और प्रोजेक्ट्स है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। नाउ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है इसमें जो है सबमिट हो चुका है, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डिस्कस करते हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में। इस बजट में फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं बजट डिस्कस कर रहा हूँ, ये पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 2 में जब आप जाओगे तो टैक्सेस के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, जीएसटी कलेक्शन के बारे में, और हर एक सेक्टर को जो है क्या क्या हर एक सेक्टर के लिए किया गया है, वो भी अलग से, फर्टिलाइजर के लिए, केमिकल के लिए, एमएसएमई के लिए, वो अलग से बताया गया है। ठीक है, तो अभी पार्ट 1 ऑफ द बजट में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या है, for farmers to adopt suitable varieties of fruits, vegetables, and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with participation of state government। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार से क्या होगा, सहभागिता होगी, जिससे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन में, उसके उत्पादन में नए नए टेक्निक्स को तरीके बताए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादन हो सके। फिलहाल ये सरकार का थॉट है। कितना होगा, कैसे होगा, अभी रोड मैप नहीं दिया गया, उसके लिए क्या पैसा लगाया जाए, कितना खर्च किया जाएगा, कहाँ क्या उसको स्किल कैसे डेवलप किया जाएगा, अभी ये बताया नहीं गया। अब हम आते हैं एमएसएमई में। ठीक है, तो आपको पता है ये इंपॉर्टेंट एरिया है एमएसएमई। ये एमएसएमई होता क्या है, पहले ये आप समझ ले। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ, बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम स्मॉल मीडियम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड now now I was talking about MSME. Yeah, Ministry of this is, just a minute, Ministry of micro micro स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसमें ये है कि भाई सूक्ष्म, जो लघु है और मंझोले या मध्यम जो है उद्योग है, इंटरप्राइजेस है, उसके बारे में मिनिस्ट्री है, ये मंत्रालय है, और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो जितने भी उसके प्रोग्राम्स है, उद्यम, ई श्रम, उद्यम, ई श्रम, एनसीई। अब ये एनसीई क्या, ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, उद्यम भी श्रम भी, ये प्रोग्राम्स है। उसी में एनसीएस, नेशनल करियर सर्विस एंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और एनसीएस में बेसिकली ये है कि 5 सालों के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसे लॉन्च किया था 2015 में, जहां तक मुझे याद है। और उसमें पर्पस ये था कि किस प्रकार से जो है
हम लेबर एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जॉब एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सके। तो ये एक सरकार का एक गुड थॉट था। ठीक है, लोगों को कैसे हम रोजगार के बारे में सूचना दे सकते हैं। उसी प्रकार से एक एक प्रोग्राम असीम, ASSEM, असीम। अब ये असीम क्या है? फेमस एक लाइन है सरकार का, आत्मनिर्भर, यू नो दैट, कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भर, ये है आत्मनिर्भर, निर्भर, स्किल्ड, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मैपिंग। अब इसके द्वारा ये था कि हम किस प्रकार से डेटा जो है हम इकट्ठा कर सके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, कौशल योजना जिसके अंतर्गत आता था और अभी भी है, कई सारे सेंटर्स कौशल योजना का। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस जो है, वो एक असीम प्रोग्राम था, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मैपिंग। मतलब किस प्रकार से हम डेटा प्रोवाइड कर सके मार्केट के बारे में, कि भाई क्या डिमांड है, उसका सप्लाई कितना है मार्केट में, कितना और सप्लाई होना चाहिए, ताकि लोग जो है इस डेटा को, इंफॉर्मेशन से उस प्रकार का बिजनेस कर सके या उस प्रकार का काम कर सके। ये एक अच्छा, इट वाज अ गुड थॉट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्राइज के द्वारा। तो MSME के लिए इसी में जो जितने भी हैं, ये उद्यम है, ई श्रम है, NCS है, असीम है, सारे पोर्टल्स को क्या किया जाएगा? इंटरलिंक किया जाएगा, मतलब एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। तो जितने भी स्किल्ड, किसी को सपोज किसी एम्प्लॉयर को स्किल्ड लेबर चाहिए वो मिल सके, किसी को नौकरी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक साथ सारी चीजें मिल सकती है। तो सरकार का बजट में ये ऐलान है कि उद्यम, ई श्रम, NCS, असीम पोर्टल को क्या किया जाएगा? इंटरलिंक किया जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जिसका जो स्कोप है वो क्या होगा? वो काफी वाइडन हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा, मतलब ज्यादा लोगों को इससे फायदा होगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा दे विल नॉट परफॉर्म एज पोर्टल्स टू लिव ऑर्गेनिक डेटाबेस, जो एक्चुअल है अपने आप, मतलब जो स्वतः बना है डेटाबेस, ये नहीं कि बनाया हुआ है अलग से, वैसा नहीं, ओरिजिनल डेटाबेस जो वर्किंग के अनुसार हुआ है। या प्रोवाइडिंग G2C, B2C, B2B। अभी आपको जानना चाहिए ये G2C क्या है, B2C क्या है और B2B क्या है। लाइक फर्स्ट G2C and then B2C, then B2B। टर्म से इंपॉर्टेंट है। G स्टैंडिंग फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, it's for government to citizen. B for it's B2C, business to consumer, it is business to consumer, consumer। And B2B, business to business। अब इसका मतलब क्या है? जिस G2C, अब G2C क्या है? सबसे पहले, अब गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज है, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। अब सरकार ऑनलाइन इसके द्वारा सिटीजन्स को ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो आप डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट, कैरेक्टर एक्सेट्रा जो है आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होता है। तो जिस तरीके से प्रोवाइड होता है उस सिस्टम को बोलते हैं G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। इट इज अ गुड थॉट। अब दिल्ली के अंदर तो बहुत ही ज्यादा है, अरविंद केजरीवाल का जो स्कीम आप देखते हो, तो बहुत सारी चीजें जो है, यहाँ तक कि जो पासपोर्ट है वो भी बहुत आसानी से जो है बन के सब कुछ होके आपको इवन सॉफ्ट कॉपी प्लस हार्ड कॉपी में अवेलेबल होता है। सो गुड एक्ट बाय, और ये केंद्र सरकार का बजट में एक योजना भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और इससे क्या होगा कि लोगों को ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हम जितने भी जॉब पोर्टल्स है, इंफॉर्मेशन पोर्टल्स है, उसको एक किया जा रहा है, इंटरलिंक किया जा रहा है, उद्यम, ई श्रम, NCS, असीम को, सारे पोर्टल्स को। तो इससे जितने भी इस प्रकार की सेवाएं होती है और इसका जो डेटा होता है G2C, B2C, तो G2C मैंने बताया गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन आपको सरकार प्रोवाइड कर देती है, आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा है B2C, बिजनेस टू, ये जो है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब ये गुड वन है। आज जो आप सुनते हो
बिचौलिया, बीच में बिचौलिया को हटाने के लिए सरकार का एक थॉट है कि भाई जो बिजनेस है और जो कंज्यूमर है, जिसको मतलब जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है, जिसको चाहिए, मतलब जो नीडी है, उसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, बीच से जो आड़त है, बिचौलिया है, इसको जो है मिडिल मैन जिसे कहते हैं, उसे खत्म किया जा सके। ये एक बी टू सी के द्वारा एक थॉट है, ये सर्विस है। एंड थर्ड बी टू बी। बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। मतलब सपोज करो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे डायरेक्टली होलसेलर चाहिए तो मुझे होलसेलर मिल जाए, होलसेलर को रिटेलर चाहिए तो रिटेलर मिल जाए। तो ये सारे डेटा एक जगह एक सेंटर पे प्रोवाइड होगा, किसके द्वारा? उद्यम ई श्रम एनसीएस असीम पोर्टल के द्वारा। सो गुड वन कि एक मतलब एक सेंट्रल पुल होगा इंफॉर्मेशन का, जॉब से रिलेटेड और डेटा से रिलेटेड, बिजनेस से डेटा से रिलेटेड। और इसके अलावा क्या होगा? दीज सर्विसेज विल, जो G2C, B2C, B2B है, दीज सर्विसेज विल रिलेट टू क्रेडिट फैसिलिटेशन, आपको उधार भी दिया जाएगा, फैसिलिटेशन है क्रेडिट का, स्किल जो कौशल है वो बताया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, विद एन एम टू फर्दर फॉर्मलाइज द इकोनॉमी एंड इनहेंस इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज। मतलब जैसे इकोनॉमी भी होगा और लोगों को स्टार्टअप करने में भी, इंटरप्राइजेस स्टार्ट करने में भी आसान होगा। तो गुड थॉट है। और आपको पता ही है 60 लाख नौकरी की बात की गई है सरकार ने इस बजट में, हमने पहले पार्ट में कवर किया कि 60 लाख नौकरियां जो है सरकार के द्वारा जनरेट की जाएगी। ठीक है, नाउ देन मूविंग अहेड, गुड थॉट ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार अच्छा सोच रही है अच्छा करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। so you have to keep it in mind, what is this? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहेंगे ECLGS, हैज प्रोवाइडेड मच नीडेड एडिशनल क्रेडिट, अतिरिक्त जो है आपको लोन दिया जाएगा, टू मोर देन, दिया जा चुका है, हैज प्रोवाइडेड दिया जा चुका है, टू मोर देन 130 लाख MSMEs। जो मिनिस्ट्री ऑफ, आप देखते हो कि उसके अंदर जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस चलाने वाले लोग हैं, उनको एक लाख, एक सौ 130 लाख MSMEs को जो है एक्स्ट्रा लोन जो है बिजनेस को रन करने के लिए, बढ़ाने के लिए दिया जा चुका है। किस स्कीम के अंतर्गत? अंडर द स्कीम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, राइट? दिस हैज हेल्प्ड देम मिटिगेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक की वजह से जिसका उनका काम रुक गया था, ये पैसे का शॉर्टेज हो गया था कैपिटल का, तो इससे क्या हुआ है, उस जो एडवर्स इंपैक्ट है पेंडेमिक का उनके ऊपर जो असर पड़ा है, उसको शांत करने के लिए, मीट करने के लिए जो है सरकार एक्स्ट्रा जो है वो क्या कर रही है? क्रेडिट दे रही है। द हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड सर्विसेज, मतलब जो टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, उससे संबंधित जो रिलेटेड जितने भी सेवाएं हैं, स्पेशली दोज बाय माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, आर येट टू रीगेन देयर प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ बिजनेस। मतलब पेंडेमिक से पहले, कोविड से पहले जो इनका स्टैंडर्ड था, स्टेज था, वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं और अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। और इन बातों को देखते हुए, कंसिडरिंग दीज एस्पेक्ट्स, द ECLGS विल एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023। ये कब तक है? मार्च 2023 तक इसे एक्सटेंड किया गया कि तब तक आप क्या कर सकते हो, आपको अगर जरूरत है MSME के अंतर्गत तो आप लोन ले सकते हो। एंड इट्स गारंटी कवर विल बी expanded by 50,000 crore to total cover of 5 लाख करोड़। 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ तक का इसका जो है एक्सपैंड किया गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा लोन दिया जा रहा है MSMEs के लोगों को जो उसमें लगे हुए हैं, with additional amount being earmarked exclusively for the hospitality and related enterprises। और एक्स्ट्रा जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा किसे दिया जा रहा है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो टूरिज्म है और जितने भी होटल से रिलेटेड बिजनेस है, ये सारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इसको दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कोविड से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही हुआ है, इसलिए जो उसको बढ़ाने के लिए सरकार बूस्ट कर रही है बाय प्रोवाइडिंग emergency credit line guarantee scheme. Okay, now coming to next one, credit guarantee trust for micro and small enterprises, CGTMSE, credit guarantee trust for micro, credit guarantee trust for micro and small enterprises scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore
फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड एक्सपैंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, 2 लाख करोड़ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करने के लिए क्या किया जाएगा, ये इन्फ्यूजन ऑफ फंड, इतना पैसा जो है इस सेक्टर में लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई फिर से जो स्थिति खराब हो गई है इस कोविड में इन सेक्टर्स में, खासकर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में, उसको फिर से एक मौका मिल सके अपने सिचुएशन में आने के लिए। नेक्स्ट वन, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग दिस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस रैम्प program with outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out। ठीक है, तो raising and accelerating MSME पे काफी ध्यान दिया गया है, उनके परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करने के लिए, अच्छा करने के लिए 6,000 करोड़ अगले 5 साल में दिया जाएगा, इस सेक्टर में पैसा इन्फ्यूज किया जाएगा, लगाया जाएगा। दिस विल हेल्प द MSME सेक्टर बिकम मोर रेजिलियंट, कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट, ताकि ये जो सेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा जो है सरवाइव कर सके, कंपटीशन प्रोवाइड कर सके, क्वालिटी प्रोवाइड कर सके और एफिशिएंसी उसके अंदर निर्भरता आए। यह है सरकार का थॉट इन दिस वन, और इसके लिए सरकार अगले 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी, लगाएगी, इन्फ्यूज करेगी। नाउ स्किल डेवलपमेंट, skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The national skill qualification framework will be aligned with dynamic industry needs। मतलब जो हमारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसको जो उद्योग की जगत है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या किया जाएगा, उनके अनुसार उसको जो है और अच्छा बनाया जाएगा, इनहेंस किया जाएगा। और पर्पस ये है कि इसके द्वारा पर्पस ये है कि बेटर स्किल, जैसे आप लॉ करने के बाद या लॉ ग्रेजुएशन के साथ साथ आप जो है क्या करते हो, इंटर्नशिप करते हो, उसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स में लोग जाते हैं और एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग लेते हैं। इससे क्या होता है, जॉब ढूंढने में उसे बाद में अपने कंप्लीशन ऑफ डिग्री के बाद ये आसान होता है। उसी प्रकार द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, डायनेमिक मतलब उस लाइक बनाया जाएगा, उस पैरामीटर बनाया जाएगा, जिससे उसे क्या मिल सके, जो आज इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, दैट इज डैश स्टैक ई पोर्टल विल बी लॉन्च। एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें आपको डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग और लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए एक डिजिटली इकोसिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा। एक पोर्टल डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा डैश स्टैक ई पोर्टल। दिस एम्स टू एम्पावर सिटीजन टू स्किल, रीस्किल, अपस्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। मतलब आपको ऑनलाइन स्किल प्रोग्राम का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे आप ट्रेनिंग लेके जो है आप अच्छी जगह पे काम कर सको, अपने जीवन जिंदगी को अच्छे से आप जी सको। दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड API based trusted skill credentials, payment, discovery layers to find out relevant jobs and entrepreneurial opportunities। कि जो API पेमेंट जितना भी होता है इंटरफेस के द्वारा, किस प्रकार से वो काम करता है, वर्क करता है, उससे संबंधित भी क्या किया जाएगा, आपको जो है स्किल जो है डेवलप किया जाएगा आपके अंदर, ताकि विश्वास पैदा हो सके। ये सरकार का थॉट है। देन कमिंग टू नेक्स्ट, स्टार्टअप्स, नए नए बिजनेस शुरुआत करने को स्टार्टअप कहते हैं। नए नए काम को जो किया जाता है, उद्योग धंधे काम, जो भी बिजनेस आप करते हो, किसी प्रकार का स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति थ्रू varied applications for drone as a service DRAS in select ITIs in all states। the required course for skilling will be started। मतलब क्या किया जाएगा, ड्रोन शक्ति जो है, सबसे पहले तो स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा, किसके द्वारा, टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति। ये क्या है ड्रोन शक्ति, थ्रू अलग अलग एप्लीकेशन के द्वारा। और ये कहाँ यूज किया जाएगा, जितने भी ITI इंस्टीट्यूशंस होते हैं अलग अलग राज्यों में, उनके कोर्सेज में स्किलिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा कि आसानी से जो है वो नौकरी आप पा सको। ठीक है। देन कमिंग टू
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारे सेक्टर के लिए आ गया। मतलब कहने का मतलब है एजुकेशन के लिए कि सरकार के बजट में इस बार एजुकेशन के लिए क्या है, तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन पे कितना बढ़ावा दिया गया है, और ऑफलाइन के लिए क्या है, और एजुकेशन के लिए क्या है। ड्यू टू पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्लोजर ऑफ स्कूल, जो इंड्यूस्ड हुआ है मतलब मजबूर किया हो गए लोग कि स्कूल को बंद किया जाए। आर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज are those from scheduled caste and scheduled tribes and other weaker sections have lost almost 2 years of formal education। गांव के अंदर जो बेसिक एजुकेशन है 2 सालों का, वो खराब हो गया है। मोस्टली दीज आर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल, और ये सरकारी स्कूल के बच्चे थे। वी रिकॉग्नाइज द नीड टू इम्पार्ट सप्लीमेंट्री टीचिंग एंड टू बिल्ड अ रेजिलिएंट मैकेनिज्म फॉर एजुकेशन डिलीवरी। और हम इसके लिए तत्पर है कि हम उन्हें जो है क्या कर सके, आज के टाइम में जो है हम उसे कुछ सप्लीमेंट्री टीचिंग जो है दे सके, उसे इम्पार्ट कर सके, ठीक है। और उसके लिए एजुकेशन डिलीवरी का हम सिस्टम मैकेनिज्म बना सके। और इस उद्देश्य के लिए फॉर दिस पर्पस 1 क्लास 1 टीवी चैनल। अब इसके लिए क्या बनाया गया, इंपॉर्टेंट वन है एजुकेशन सेक्टर के लिए। 1 क्लास 1 टीवी प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या विल बी एक्सपेंडेड। ई विद्या विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 20, 12 से 8 बजे तक चैनल्स में जो है अब क्या किया जाएगा, हर एक क्लास के लिए हर एक चैनल बनाकर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अलग जैसे दिल्ली दूरदर्शन है, अलग अलग है, उसी प्रकार से 1 क्लास 1 टीवी चैनल जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। और हर उस चैनल पे जो है अलग उस एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के लिए वीडियोज और टीचर्स पढ़ाएंगे, जिसे नाम दिया गया प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर पीएम ई विद्या। और ये एक्सपेंड किया जाएगा फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स, मतलब जो है 12 से 200 टीवी चैनल्स तक बनाए जाएंगे अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग स्कूल्स के लिए। जो 12 है उसको 200 तक किया जाएगा, 12 to 200 टीवी चैनल्स बनाए जाएंगे इसके लिए, ताकि वो ऑनलाइन चलता रहे और बच्चे देख सके, पढ़ सके। दिस विल इनेबल ऑल स्टेट्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस फॉर क्लास 1 to 12। और इसमें क्या, और सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा कि बेसिक एजुकेशन तो होगा ही होगा, और आपके जिस जिस स्टेट से जहां जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, उस रीजनल लैंग्वेज में भी आपकी क्लासेस होगी 1 to 12। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा टीवी चैनल्स की जरूरत है। सरकार ने कहा 12 से 200 तक जो है टीवी चैनल्स होंगे एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से। नेक्स्ट, इन वोकेशनल कोर्सेज टू प्रोमोट क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू गिव स्पेस फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए 750 virtual lab in science and mathematics and 75 skilling e-labs for stimulated learning environment will be set up in 2022-23। मतलब जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, खासकर साइंस में, मैथ में, तो और स्किलिंग ई लैब्स जो डेवलप किया जाएगा, तो इसमें 750 साइंस और मैथ्स के वर्चुअल लैब मतलब फिजिकल लैब बनाए जाएंगे, जो मतलब वर्चुअल लैब्स जो हैं बनाए जाएंगे वो, ताकि लोगों को जो है स्किल डेवलप हो सके ट्रेनिंग के द्वारा, क्रिएटिविटी डेवलप हो सके वोकेशनल कोर्सेज में। और 75 ई लैब स्किलिंग लैब्स जो है वो डेवलप किया जाएगा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए, और ये सेटअप किया जाएगा 2022-2023 के लिए, इस साल के लिए जो बजट का साल है। देन हाई क्वालिटी ई कंटेंट इन ऑल स्पोकन लैंग्वेजेस विल बी डेवलप फॉर डिलीवरी वाया इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, टीवी एंड रेडियो थ्रू डिजिटल टीचर्स, ठीक है। ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट जो आपको डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा, हर बोलता हुआ रहेगा, मतलब उसमें जो है आवाज आएगी, और सारे चैनल्स में आपको ये सारे जितने भी लैंग्वेजेस है जिसमें मतलब ऑडियो जो है इसमें रहेगा, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो चैनल के द्वारा जो है दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो दिस इज अ program of the government for education. Now, then moving forward in this one, a competitive mechanism for development of quality e-content by teachers will be set up to empower and equip them with digital tools of teaching and facilitate better learning outcomes। मतलब पढ़ाने के लिए एक अच्छा सेटअप डिजिटल टूल तैयार किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा ऐसा मैकेनिज्म कि सही तरीके से टीचर्स जो बच्चों को ऑनलाइन अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से एफिशिएंटली पढ़ा सके। दिस इज द थॉट ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस बजट। देन डिजिटल यूनिवर्सिटी,
A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at the doorstep. मतलब जो है एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा और जहां सारी सुविधाएं होंगी और एक वर्ल्ड क्लास जो है यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और उसमें जो है आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि हाँ बिल्कुल वहां जाके आप जो है ऐसे चीजों को पढ़ रहे हो सीख रहे हो। ये एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, ये सरकार का थॉट है इस बजट में। नाउ दिस विल बी मेड अवेलेबल इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस और अलग अलग भाषाओं में होगा, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में होगा। द यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट ऑन अ नेट नेटवर्क हब स्पोक मॉडल विद हब बिल्डिंग कटिंग एज आईसीटी एक्सपर्टाइज, जो ऑब्वियसली बात है जो इसमें एक्सपर्टाइज लोग हैं मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको शामिल किया जाएगा। द बेस्ट public universities and institution in the country will collaborate as a network of hub spokes, मतलब और इसमें जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, कोलैबोरेट किया जाएगा डिजिटल यूनिवर्सिटी में, जिससे लोगों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो सके, कोर्सेज मिल सके। अब हम एजुकेशन में बस यही था, आपको कंस्ट्रक्टिव कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं होगा और ना ही कुछ एज सच दिखा होगा कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं एज सच, और पर्टिकुलरली क्या क्या कर रहे हैं, इट इज नॉट स्पेसिफाइड बेसिकली। नाउ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, आयुष्मान भारत की बात करते हैं। An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registers, health providers, health facilities, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां हेल्थ से संबंधित इंफॉर्मेशन होगा, डिजिटल रजिस्टर्स होगा, हेल्थ के बारे में फैसिलिटीज क्या क्या है, पहचान कैसे करते हैं, ये सारी चीजें होंगी, और जो वर्ल्ड क्लास उसका जो टेक्निक है, ये सारी चीजें जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा लोगों को सूचना दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, द पेंडेमिक हैज accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care service, a national tele मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड। क्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, क्या अनाउंस किया गया कि भारत में कि हर वर्ग के लोगों को बीमारी हो रही है और ऐसे पेंडेमिक जो लोग घर के अंदर है, तो ये जो मेंटल जो परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां वो बढ़ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, केयर करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। दिस विल इंक्लूड अ नेटवर्क ऑफ 23 मेंटल हेल्थ सेंटर्स और एक्सीलेंस, मतलब 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का होगा, विथ निमहांस बीइंग द नोडल सेंटर। निमहांस इसका क्या होगा, नोडल सेंटर होगा। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, जिसे हम आई 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 टी बी कहते हैं, ट्रिपल ITB भी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा प्रोवाइड करने में, काउंसलिंग करने में, बीमारी को जब काउंसलिंग होगी तो अगर लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि कैसे हम उसे सपोर्ट करें, काउंसलिंग करके उसे अपनी परेशानियों को समझकर सॉल्यूशन बताया जाएगा, और इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। देन कमिंग टू मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। लेट्स कम टू दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट वन है शॉर्ट नोट्स के लिए, और बिल्कुल भी यहां से पूछा जा सकता है ये क्या है। रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नारी शक्ति एज द harbinger of our bright future and for women-led development during Amrit Kal, our government has comprehensively revamped the schemes of Ministry of Women and Child Development. Accordingly, these the three schemes, namely Mission Shakti, Mission Vasalya, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, ये 3 मिशन जो है वर लॉन्च्ड रिसेंटली, और उसे रिसेंटली लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स। पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन।
विमेन्स और चिल्ड्रन के लिए जो है उसे बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए मिशन नारी शक्ति, मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण ये लॉन्च किया गया कुछ दिन पहले। और इसी के तहत जो है पर्पस क्या, नारी शक्ति को और बच्चों को और महिलाओं को क्या करना, एक बेनिफिट देना, प्रोवाइड करना। सक्षम आंगनबाड़ीज आर अ न्यू जनरेशन आंगनबाड़ीज दैट हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑडियो विजुअल एड्स powered by clean energy and providing improved environment for early children development। कैसे छोटा नवजात बच्चा, छोटा बच्चा डेवलप हो सके, ये ट्रेन किया जाएगा, बताया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ीज विल अपग्रेड अंडर दिस स्कीम। और 2 लाख आंगनबाड़ीज जो महिलाएं हैं जो काम करने वाले स्कूल के अंदर है, मिड डे मील में और अलग अलग योजनाओं में, जो सरकारी स्कूल्स में आंगनबाड़ी है महिलाएं, उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा इस प्रोग्राम के लिए, ताकि वो लोगों तक इस बात को पहुंचा सके और उसको ट्रेन कर सके। ठीक है। देन हर घर नल से जल, हर घर नल से जल स्कीम। करंट कवरेज ऑफ हर घर नल से जल इस 8.7 करोड़। अभी जो है हर घर नल से जो जोड़ा गया है उसमें 8.7 करोड़ लोग हैं। ऑफ दिस 5.5 करोड़, अभी टोटल कितने हैं ये डेटा पता होना चाहिए आपको। अगर शॉर्ट नोट्स में लिखने को आता है या इसके बेस पे डेटा बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो पता होना चाहिए 8.7 करोड़। और इसमें से 5.5 करोड़ हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड टैप वाटर इन द लास्ट 2 ईयर्स सेल्फ। और इसमें से 5.5 करोड़ लोगों तक, घरों तक जो है जो नल का पानी जो है प्रोवाइड किया जा चुका है। allocation of 60,000 crore has been made with an aim to cover 3.8 crore household in 2020 to 2023। 22-23 में जिस बजट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस साल में 23 तक, 1 फरवरी मतलब 31 जनवरी 2023 तक, जो 1 साल का पूरा जो बजट है ये, इसमें 3.8 करोड़ हाउस होल्ड तक जो है नल का पानी जो है, नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है। और उसके लिए सरकार ने 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ एलोकेट किया है। गुड है, अच्छा सोच है पानी पहुंचाने का, कि लोग यहाँ भारत में गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत होती है, इसके लिए इट्स अ गुड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट वन है। हाउसिंग फॉर ऑल, सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हाउसिंग फॉर ऑल। In 2022-2023, 80 lakhs houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of PM आवास योजना। आपको पता है PM आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को घर दिया जा रहा है जो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। कहाँ, बोथ अर्बन में भी और रूरल में, दोनों में। ठीक है। तो 2022-23 के लिए 80 लाख घरों को तैयार किया जाएगा, और जो रिक्वायर्ड लोग हैं, जो उसके लिए एलिजिबल जो लोग हैं, उनको दिए, बेनिफिशियरीज को, लाभार्थी को दिया जाएगा। ठीक है, शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, 48,000 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर दिस पर्पस। और 48,000 करोड़ जो है इस फंड के लिए। तो पीएम आवास योजना के लिए 2022-23 में क्या है, 80 लाख घरों को बनाने का टारगेट रखा गया है पीएम आवास योजना को शहरों और गांवों में। और इसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया, 48,000 करोड़। Right? Then coming to next one, central government will work with the state government for reduction of time required for all land construction related approval for promoting affordable housing for middle class, economically weaker section in urban areas. We shall work with the financial sector regulators to expand access to capital along with reduction cost of intermediation। मतलब इसमें ये बताया गया है कि सरकार कोशिश करेगी कि शहरों के अंदर भी, अर्बन एरियाज में जो मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अपना घर खरीदने में जो है, डेवलप करने में, लैंड डेवलप करने में, कंस्ट्रक्शन करने में उन्हें सहायता दी जाए। और ये सहायता कैसे दिया जाएगा, बाय गिविंग द एड प्रोवाइड करके, बहुत कम रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत कम करके जो है उन्हें क्या किया जाए, लोन दिया जाए, ताकि वो उनका अपना जो मिडिल क्लास का सपना है अपना घर होने का, या जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, उनको भी अपना घर पहुंचाया जा सके, दिया जा सके। इस लक्ष्य को पहुंचाने का जो प्रधानमंत्री का अपना सपना था, उसको जो है साकार किया जा सके। और इसके लिए सरकार जो है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, विल वर्क विथ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसके लिए काम करेगी। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी ये हो सके। देन कमिंग टू
प्रधानमंत्री का और ऐसे भी इस एनडीए सरकार की एक खासियत है कि इन्होंने दे हैव टेकन केयर अ लॉट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, उसमें एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल केयर किया गया है। चाहे वो लिंकिंग हो, कैसे लिंक किया गया है, लिंकिंग में आप देखोगे कि चाहे वो एयरवेज है, चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो रेलवेज है, काफी कुछ इसमें जो है एक्सपैंड किया गया है। और ये सरकार का जो है, इस सरकार का प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में इसमें जो है सरकार का एक स्पेशल इस पे ध्यान है, फोकस है। और इसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसे क्या क्या कहा गया है? पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डिवाइन। ये आ सकता है बिल्कुल, प्रोग्राम इंपॉर्टेंट वन है। अ न्यू स्कीम, ये नया स्कीम लॉन्च किया गया है 2022 में, 2022 में। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डिवाइन विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। उसके द्वारा जो इसे लागू किया जाएगा, जो भी प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इट विल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसका पैसा कहां जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में, बुनियादी ढांचा में। इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फेल्ट नीड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, this will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a suitable for existing central state schemes, मतलब जो ये it will not be a substitute, sorry, it will not be a substitute for existing central or state scheme, while the central ministries, मतलब जो ऑलरेडी स्कीम चल रहा है वो चलता रहेगा, उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर विकास का कोई कार्य अलग नाम से वहां चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो चलता रहेगा, राइट, वो रोका नहीं जाएगा। ये बिल्कुल अपने आप में नया होगा, तो वो भी पुराना भी चलेगा और ये भी चलेगा। while the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posed by the state. An initial allocation of 1500 crore will be made, और इसके लिए पीएम डिवाइन के लिए अभी आरंभ में 1500 करोड़ एलोकेट किया गया, बाद में एक्स्ट्रा भी बाद में दिया जा सकता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री बजट या किसी चीज के रूप में, ठीक है। एंड द इनिशियल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज गिवन, और कौन कौन सा जिसमें प्रोजेक्ट है इस बजट के एंड में एनेक्शर में लगाया जा चुका है कि जो पीएम डिवाइन है इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होगा, क्या बनाया जाएगा, वो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए वो कौन सा एक्ट है और ये कौन सा स्कीम है उसे चलाया जाएगा। तो आप देख सकते हो दो अपेंडिक्स एनेक्शर है इसमें। तो फर्स्ट वन में आप देखोगे कि जो 1500 करोड़ टोटल जो दिया गया है, 1500 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइन में, पीएम डिवाइन में। तो इसमें देखो क्या क्या है। डेडिकेटेड सर्विसेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड सर्विसेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड एडल्ट होम्योटोलिम्फॉइड कैंसर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गुवाहाटी में बनाया जाएगा ये हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्टर लाइवलीहुड प्रोग्राम प्रोजेक्ट है। इसके बाद प्रोमोटिंग साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइजॉल बाईपास ऑन वेस्टर्न साइड, 500 करोड़ उसके लिए एलोकेट किया गया है बाईपास के लिए। गैप फंडिंग फॉर पैसेंजर रोपवे सिस्टम फॉर पेलिंग टू सांगा चोइलिंग इन वेस्ट सिक्किम, 64 करोड़ रखा गया है। केबल कार के लिए, केबल कार के लिए रोपवे के लिए कहां से? धापेर से भाले भाले दूंगा, भाले दूंगा इन साउथ सिक्किम के लिए रोपवे केबल कार का प्रोजेक्ट किया गया, इसके लिए 58 करोड़ रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बैम्बू लिंक रोड एट डिफरेंट लोकेशन इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ मिजोरम में जो है बनाया जाएगा रोड्स, ये पायलट प्रोजेक्ट है बैम्बू लिंक रोड, इसमें 100 करोड़ रखा गया है। और अदर चीजों के लिए 537 करोड़ रखा गया है। तो इन टोटलिटी इट इज 1500 करोड़। तो ये 1500 करोड़ है जो पीएम डिवाइन के अंतर्गत इन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दिस प्रोजेक्ट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड कि पीएम प्रोजेक्ट्स के, पीएम डिवाइन प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन सा प्रोजेक्ट है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ देन लेट्स मूव टू, ओके, so this one we have done it, is an important one, new program है, अब fresh program है बिल्कुल, ठीक है, block program। now then coming to
Now, aspirational blocks programs our vision to improve the quality of life of citizen in the most backward district of country throughout the aspirational district program has been translated into reality in the short span of time. 95% of those 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion, and basic infrastructure. They have surpassed the state average values. However, in those districts, some blocks continue to lag. In 2022-23, the program will focus on such blocks in those districts जो पीछे रह गया है उसके एस्पिरेशन में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे जो उनका जो विचार है सपना है उनको कैसे रियलिटी में बदला जाए इसके लिए जो है स्पैन ऑफ टाइम 95% जो है 112 डिस्ट्रिक्ट में जो है उसमें जो है प्रोग्रेस हो चुका है विच हैज टेकन प्लेस और बाकी 2022-23 के लिए जो है उन ब्लॉक्स में जहां अभी ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां फोकस रखा जाएगा ये बजट में प्रोविजन दिया गया है। अब इसके बाद आते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कि गांव को किस प्रकार से जो है क्या बनाया जाए कनेक्टिविटी स्ट्रांग किया जाए। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे विलेज जो बॉर्डर बेस्ड हैं जो बॉर्डर पे बसे हुए हैं जहां लिमिटेड कनेक्टिविटी है उनको कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना दिस इज द डेवलपमेंट और जिसके अंतर्गत जो है गांव को भी हम जो है एक अच्छा कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट और इसके लिए बजट में उसके लिए जो है स्पेस दिया गया है और इसका नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है और जैसे D2H प्रोवाइड किया जाता है और दूरदर्शन की सुविधा है और इसके बाद एजुकेशनल चैलेंज जिसमें कहा गया है कि 12 से लेके 200 एजुकेशनल चैनल्स को जो है सरकार जो है अपने ई एजुकेशन में इस बार प्रोग्राम को ऐड कर रही है जिसका पर्पस क्या है पर्पस ये है कि वो 2 साल में वो बच्चे जो गांव के अंदर रहने वाले जो जिनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हुआ वो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड हो जाए ये पर्पस है और उन्हें जो है उनके लाइवलीहुड में हम सपोर्ट कर सकें। सो दिस इज द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा एडिशनल फंडिंग जो है प्रोवाइड किया जाएगा राइट नाउ देन मूविंग अहेड नेक्स्ट एनी टाइम दिस इज इंपॉर्टेंट वन एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफ ऑफिस सेविंग्स 2022 के लिए 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज जो भारत में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं उसको क्या किया जा रहा है कोर बैंकिंग सिस्टम के द्वारा इनेबल करते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा रहा है। मतलब पैसे का ट्रांजैक्शन जो अभी तक बैंक से होता था मोस्टली उसको हम क्या करेंगे कि हम इन पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी कर सकते हैं और इसके द्वारा नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एटीएम अब आपको जो है इसका जितने भी पोस्ट ऑफिस उसका जो है आपको एटीएम देखने को मिलेगा और फंड ट्रांसफर हो सकता है बैंक अकाउंट्स ऑलरेडी होते हैं। तो एक ये थॉट रखा गया है कि इससे क्या होगा जो किसान हैं जो सीनियर सिटीजन हैं और रूरल एरियाज में रहते हैं उन्हें भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो जाए। उसके लिए 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस है भारत में उसको जो है कोर सिस्टम से बैंकिंग से जोड़ा गया है। ठीक है देन कमिंग टू नेक्स्ट वन डिजिटल बैंकिंग digital payment. So let's come to digital banking. In recent years, digital banking, digital payment, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that benefits of the digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units DBU. Now you have to understand what is this DBU digital banking units in 75 districts. तो सरकार का जो है इस 75 साल को हम सेलिब्रेट कर आजादी के 75 साल तो इस 75वें साल में हम सरकार ने प्रोग्राम किया है कि 75 हम 75 क्या बनाएंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाएंगे और कहां बनाएंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है ऑफ द कंट्री बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा क्या बनाया जाएगा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स
कितने होंगे नंबर? 75। और कितने डिस्ट्रिक्ट में? 75 डिस्ट्रिक्ट में। और क्यों होगा? क्योंकि हम आजादी के 75वें साल को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, और उसी के संदर्भ में 75 जिलों में 75 डीबीयूज बनाया जाएगा। कमर्शियल बैंक के द्वारा जो है इसे रन किया जाएगा। देन कमिंग टू डिजिटल पेमेंट, जितना भी आप यूपीआई पेमेंट करते हो, चाहे गूगल पे हो या जितने भी भीम पे हो, भारत पे हो, बहुत सारे जितने भी अलग अलग पे हैं, उसके लिए सरकार का एक थॉट क्या है? द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम विल बी इकोसिस्टम अनाउंस्ड इन द प्रीवियस बजट विल कंटिन्यू। जो डिजिटल पेमेंट को लेके जो पहले वाले बजट में जो प्रोग्राम किया गया था, जो अनाउंसमेंट था, उसको 2022 2023 में क्या किया जाएगा? कंटिन्यू किया जाएगा। इससे क्या होगा? दिस विल इनकरेज फर्दर अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट। जिससे डिजिटल पेमेंट को हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे और इसको बढ़ावा मिलेगा। सरकार का थॉट है। देयर विल also be a focus to promote use of payment platforms that are economical and user friendly। और ऐसे पेमेंट को, डिजिटल पेमेंट को, जैसे आप देखते हो बहुत सारे हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ऐसे प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो इकोनॉमिकल है, मतलब जहां चार्जेस बहुत कम लगता है, और यूजर फ्रेंडली, बहुत आसानी से आप इजिली ट्रांजैक्ट कर सकते हो। ये सरकार का थॉट है और सरकार इसको बढ़ावा देगी डिजिटल पेमेंट को। ठीक है। Then coming to productivity enhancement, investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, right? ये सरकार का एक 4 प्रायोरिटीज में ये भी है, क्लाइमेट एक्शन भी। अब उसमें क्या है? प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, ईज ऑफ लिविंग, कि बिजनेस करने में कितनी आसानी है, जीने में कितनी, जिंदगी जीने में कितनी आसानी है, उसको लेके जो है सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, इस अमृत काल के बजट में, जिसका नाम दिया गया अमृत काल। नाउ in recent years over 25,000 compliances were reduced and 1486 union laws were repealed। ठीक है, जो मामले थे उन मामले को जो सॉल्व कर लिया गया और 1486 यूनियन लॉज को रिपील कर दिया गया। तो ये लॉ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1486 यूनियन लॉज, जो कानून है, बेयर एक्ट है, जो आप किसी काम का नहीं था, तो क्या किया गया? रिपील कर दिया गया। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉर मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस, आर ट्रस्ट इन पब्लिक एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओबीडी, मतलब आसानी से आप बिजनेस कर सको। जैसे एक होता था लाइसेंस राज, कहा जाता था कि हर एक काम के लिए मतलब जो है आपको कई सारे लाइसेंसेस लेने की आवश्यकता थी। प्राइम मिनिस्टर का एक थॉट है, विजन है कि कम से कम जो है फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करके आप क्या कर सकते हैं? इजिली बिजनेस कर सकते हो और आसानी से जी सकते हो। उसी के अंतर्गत क्या किया गया? 25,000 कंप्लाइंसेस को जो है, जो पहले ये भी फुलफिल करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, इस प्रकार से 25,000 चीजों को, जो रिक्वायरमेंट थी अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए, सरकार ने उसको कम किया है। कम करने लायक तो सरकार ने उसे कम किया है। और 1486 ऐसे केंद्रीय कानून थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसे क्या किया गया? रिपील किया गया, जिससे आसानी से बिजनेस इंडस्ट्री सेटअप किया जा सके, सेटअप किया जा सके। सो सरकार का एक ध्येय है, उद्देश्य है क्या, किसके अंतर्गत किया गया? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ज्यादा से ज्यादा आपको सरकार के या ऑफिस के चक्कर ना लगाना पड़े और अपने बिजनेस पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, for the Amrit Kal, the next phase of ease of doing business, EOBD 2.0 and ease of living will be launched। 2.0 जो है EOBD का, और ease of living का लॉन्च किया जाएगा। In our endeavor to improve productivity, efficiency of capital and human resources, we will follow the idea of trust based governance। और इससे क्या होगा? ऐसा शासन जो विश्वास पे आधारित हो, ये हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये सरकार का थॉट है। Now then coming to next one, yeah, it's not important one, not important, I had already gone through, so not important। green clearances, now एक परिवेश और इसके द्वारा जो है कुछ अनाउंसमेंट है, ये देखिए आप, ग्रीन क्लियरेंसेस, ये न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स है या नई नई चीजें हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के संबंध में, कि क्या क्या किस प्रकार से किया जाएगा। अ सिंगल विंडो पोर्टल, परिवेश पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, परिवेश क्या होता है?
सिंगल विंडो पोर्टल फॉर ऑल ग्रीन क्लियरेंसेस। आप सपोज करो कहीं किसी इलाके में आप फैक्ट्री सेटअप करते हो, तो आपको पता है कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो ग्रीन क्लियरेंसेस, अगर पेड़ पौधों को काटने की बात है, कुछ ऐसी बात है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके लिए, जैसे ये रैपिड रेलवे का प्रोजेक्ट है या एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है, पेड़ को काटना, ग्रीन क्लियरेंसेस चाहिए, उसके लिए क्या लॉन्च किया गया? फॉर ऑल ग्रीन क्लियरेंसेस वाज लॉन्च्ड इन 2018, 2018 में परिवेश लॉन्च किया गया था। इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल सिग्निफिकेंटली। और इससे क्या हुआ, इस पोर्टल के द्वारा है, जल्दी से जल्दी आपको क्या है, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने लगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए। और जहां वो इन्वायरमेंट संबंधित जो है आपको क्लियरेंसेस देना पड़ता था, एनओसी लेना पड़ता था। ठीक है। द स्कोप ऑफ दिस पोर्टल the scope of this portal will now be expanded to provide information to the applicant based on location of unit, कि आप कहाँ सेटअप कर रहे हो, बिजनेस कहाँ कर रहे हो, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, कैसा फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हो। सो इससे क्या होगा कि आपको एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन, सीपीसी ग्रीन के द्वारा क्या होगा, आप भारत के किसी भी एरिया में हो, सेंट्रलाइज होने से क्या होगा इस पोर्टल का, आप किसी भी एरिया में बिजनेस इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हो तो आपको इजिली क्लियरेंस मिल जाएगा। ये सरकार का थॉट है। और क्या किया जा रहा है, परिवेश पोर्टल को क्या जाए, 4 अप्रूवल्स जो होते थे उसको एक साथ सिंगल फॉर्म में कनेक्ट किया जा रहा है बाय सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी ग्रीन, सीपीसी ग्रीन के द्वारा। सो इंपॉर्टेंट वन है ये। नाउ ई पासपोर्ट, द इशुएंस ऑफ ई पासपोर्ट्स यूजिंग एम्बेडेड चिप and futuristic technology will be rolled out in 2022-2023 to enhance convenience for the citizen in their overseas travel। विदेश जाने के लिए जब आप जानते हो कि आपको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, अब आपको ई पासपोर्ट इजिली अवेलेबल होगा जिसमें चिप होगा और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगा। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ऐसे पासपोर्ट को इश्यू किया जाएगा 22-23 में, 2022-2023 में। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास। अब शहरी विकास में आपको पता है, आपके जैसे हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक प्रोजेक्ट आएगा, प्रोग्राम आएगा, 100 स्मार्ट सिटीज की बात आएगी। कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था कि स्मार्ट सिटी की बात की जा रही थी कि भाई इंदौर होगा, मेरठ होगा, क्या होगा। तो एक बहुत बड़े लेवल पे इसको अनाउंस किया गया था और इसके लिए बहुत मतलब जो है एक जो रिसोर्स है जो है लॉन्च किया गया था। अब उसकी बात नहीं की जा रही है, उसका कुछ पता भी नहीं है, कि अफसोस की बात है कि उसका कुछ पता नहीं है कि उसका क्या हुआ। अब एक उसके जगह पे एक नया निकाल दिया गया, वो क्या है, बाय द टाइम ऑफ इंडिया एट द रेट ऑफ 100, मतलब इन द ईयर 2047, 2047 में नियरली हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लाइकली टू बी लिविंग इन अर्बन एरिया। मतलब 2047 में, 2047 में जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% जो है शहरी इलाकों में लोग रहेंगे, ये प्रोजेक्शन है। टू प्रिपेयर फॉर दिस, इसकी तैयारी के लिए ऑर्डरली अर्बन डेवलपमेंट इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, और उसके लिए शहरों का बसना, डेवलप होना बहुत जरूरी है। दिस विल हेल्प रियलाइज द कंट्रीज इकोनॉमिक पोटेंशियल इंक्लूडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेमोग्राफिक डिविडेंड। For this, on one hand, we need to nurture the mega cities and their hinterlands to become current centers of economic growth. On the other hand, we need to facilitate tier 2, tier 3 cities to take on the mandate in the future. This would require us to reimagine our cities into centers of sustainable living with opportunities for all, including women and youth. फॉर दिस टू हैपन, ये हो सके कि सबको हम प्रोवाइड कर सके, इसके लिए अर्बन प्लानिंग कैन नॉट कंटिन्यू विद अ बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच, वी प्लान टू स्टीयर अ पैराडिग्म चेंज। और हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हम इसमें बदलाव करना चाह रहे हैं। मतलब जो वो पुराना प्रोग्राम था उसको चेंज करके हम नए प्रोग्राम ला रहे हैं। और हमारा थॉट क्या है कि जब 2047 में जब देश की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी, तब उसको हम कैसे बेटर लिविंग प्रोवाइड कर सके शहर में, इसके लिए हमें अभी से सोचना होगा। और मेगा सिटीज, मंझोले शहर, छोटे शहर जो है
किस प्रकार से हम डेवलप करेंगे, इसके लिए हमें प्लान करना होगा फ्यूचर के लिए, ये कहा गया है। ठीक है, और इसके लिए काम करेंगे, क्या काम करेंगे अभी नहीं कहा गया है, लेकिन उसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे। तो अभी अर्बन जो हमारा स्मार्ट सिटी प्लान था उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ये उसको आगे बढ़ाने की बात नहीं की गई है। देन नेक्स्ट वन, a high level committee of reputed urban planners, urban economists and institution will be formed to make recommendation of on urban sector policies, capacity building, planning, implementation and governance। और इसके लिए, इस काम को करने के लिए 100/2047 के लिए हम क्या काम करेंगे, एक हाई लेवल कमेटी को बनाएंगे जिसमें जो है जो एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट्स लोग इसमें होंगे अपनी एक्सपर्टीज के साथ, वो अपना क्या करेंगे, अपने जो सजेशन है वो देंगे अर्बन। और ये सारे जितने भी लोग होंगे अर्बन एरिया से रिलेटेड होंगे, इकोनॉमिस्ट होगा, कोई प्लानर होगा, और इंस्टीट्यूशन जो शहरों के अंदर इंस्टीट्यूशन है उससे ये हेल्प लिया जाएगा डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नेंस के लिए शहरों के अंदर कि कैसे हम डेवलप कर सके। देन कमिंग टू अर्बन प्लानिंग सपोर्ट टू स्टेट्स, राज्यों के लिए। नाउ कमिंग टू urban planning support to states. For urban capacity building, support will be provided to states. Modernization of building bylaws, town planning schemes, TPS, and transit oriented development will be implemented. This will facilitate reforms for people to live and work closer to mass transit system. The central government financial support of mass transit project and अमृत, आपको याद होगा ये अमृत था, ये अमृत है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो मुझे जहां तक याद है जून 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो इसे लॉन्च किया था। और ये अमृत योजना था क्या, बेसिकली जो इससे पहले जवाहरलाल नेहरू का जो अर्बन रिजुवेनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा था उसी को नाम सिर्फ चेंज किया गया था। तो शहरों के अंदर कैसे जो है हम आज देख रहे हो दिल्ली के अंदर कई सारे जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज ऑथराइज किया गया, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो किसी भी प्रकार से। सो दीज आर द पर्पस और वेयर बाय दैट विल बी improved and that will be implemented in these urban। तो ये भी एक प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया है by this budget। Now next coming to another aspect of what, किस प्रकार से हम इस अर्बन प्लानिंग में, डिजाइन में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को हम कैसे जो है ऐड कर सकते हैं। इसके लिए AICTE, AICTE इज व्हाट, यू नो दैट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के लिए जो काउंसिल है, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, विच वाज सेट अप इन 1945। और ये भारत में जो एडवाइजरी बॉडी है, जो ट्रेनिंग कोर्स है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके लिए सिलेबस सेट करती है। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसके अंदर, for developing India specific knowledge in urban planning and design and to deliver certified training in these areas, up to 5 existing academic institutions in different region will be designated as center of excellence। These center will be provided endowment fund of 250 crore और इन 5 जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे अच्छे लेवल के, इसको क्या किया जाएगा, 250 करोड़ ईच को दिया जाएगा। इन एडिशन AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राइट, विल टेक द लीड टू इंप्रूव। और ये जो AICTE है वो इन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में क्या करेगी, 5 एक्सेलेंस पूरे बनाया जाएगा भारत में, उसमें क्या किया जाएगा, एक अच्छी क्वालिटी का सिलेबस, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन प्लानिंग को जो है तैयार किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द पर्पस, दिस इज द thought of the government regarding good quality education centers। Now then coming to next one, clean and sustainable mobility के लिए क्या सरकार का थॉट क्या है इस बजट के द्वारा, we will promote a shift to use of public transport in urban areas। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोर दिया जाएगा। This will complemented by clean tech and governance solution, special mobility zones with zero fossil fuel policy and electronic EV vehicles, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उसको प्रमोट किया जाएगा। तो कोई खास नहीं है, बट ये बताया गया है कि भाई
ग्रीन जो एनर्जी है या टेक्नोलॉजी है, और कैसे हम फॉसिल फ्यूल्स वाले जो है व्हीकल्स पे कम से कम जो है हम उस पे स्ट्रेस देंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है हम जो बैटरी बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है जो व्हीकल्स है, उसको हम ज्यादा ध्यान देंगे और उसको हम ज्यादा प्रमोट करेंगे शहरों के अंदर। ये थॉट है। नाउ, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, व्हाट इज दिस? बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी: considering the constraint of space in urban areas for setting up charging station at a scale, battery swapping policy will be brought out, and interoperability standard will be formulated. The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business model for battery or energy or service. This will improve EV ecosystem. Battery based और obviously बात है सोलर बेस्ड जो है बैटरी पॉलिसी, स्वैपिंग पॉलिसी जो है आप दूसरे से ले सकते हो, क्योंकि शहरों के अंदर जो चार्जिंग प्रॉब्लम होता है, तो स्पेसिस इलाके में जो है एक बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे यूएस के अंदर है, जहां टेस्ला ने बनाया है गाड़ियों को चार्ज करने के लिए, जैसे पेट्रोल पंप होता है उसी प्रकार से चार्जिंग स्टेशन है, उसी प्रकार से ये सरकार भी इसको यहाँ लागू करने की सोच रहे शहरी शहरी इलाके में, जहां घर में लोग अपनी गाड़ी वहां तक नहीं ले जा पाते हैं, ऐसे कंजेस्टेड एरियाज में, वहां उस इलाके के लिए सरकार ये सोच रही है कि एक एरिया बनाएंगे, जैसे पेट्रोल पंप होता है, सीएनजी पंप है, उसी प्रकार से कि आप इजिली चार्ज कर सकते हो। ठीक है। नाउ देन लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, कोई खास नहीं है, डेटा को रखने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, उसको आप देख लो। efficient use of land resources is a strong imperative. States will be encouraged to adopt unique land parcel identification number to facilitate IT based management of record. जमीन को रख रखाव के लिए जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड रख रखाव हो, ताकि एग्जैक्टली उस प्लेस को लोकेट किया जा सके, उस लैंड को लोकेट किया जा सके। ये सरकार का थॉट है, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार को सहायता प्रदान कर रही है। द फैसिलिटी फॉर transliteration of land records across any of the schedule 8 languages will also be, और किसी भी भाषा में भी होगा जो हमारे पास शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज है उनमें सब में जो है अवेलेबल होगा, तो ताकि एक्यूरेसी के साथ जमीन को हम मेजर कर सके, देख सके, चेक कर सके कि वो कहाँ है। ठीक है। द अडॉप्शन और लिंकेज विद नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट registration system NGDRS. See this program, NGDRS, National Generic Document Registration System, with the one nation one registration software will be promoted. दोनों को प्रमोट किया जाएगा, one nation one registration as an option for uniform process for registration, पूरे भारत के लिए एक, एंड एनीवेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कहीं भी करवा सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, और पूरे भारत के लिए एक होगा। किसके साथ इसे लिंक किया जाएगा? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन। नाउ देन कमिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंट दिवालिया, उसके लिए कानून और क्या इंप्लीमेंट किया गया या क्या किया गया। नेसेसरी अमेंडमेंट इन द कोड, बैंक्रप्सी कोड, will be carried out to enhance the efficacy of the resolution process and facilitate cross border insolvency resolution। जो इंसॉल्वेंसी की भाई आपने बैंक से कर्ज लिया, इंसॉल्व आप अपने आप को जो है बैंक्रप्ट दिखा रहे हो, या किस प्रकार से जो है इस कानून में जो है नेसेसरी अमेंडमेंट करके जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कैसे ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसा वसूल किया जा सके, इस प्रकार का अमेंडमेंट आप जो है इस कोड में, बैंक्रप्सी कोड में सरकार लाएगी। और जो फॉरेन, जो विदेश भाग गए लोग, जैसे विजय माल्या है या और भी सारे लोग हैं, उनको रिजोल्यूशन को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके, यह भी इसमें देखा जाएगा, तय किया जाएगा। Now then coming to next one, government procurement. Then this is accelerated corporate exit. Several IT-based systems have been established for accelerated registration for new companies. Now the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, with process of re-engineering will be established to facilitate and speed up the voluntary winding up of these companies from currently required 2 years to less than 6 months। मतलब नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है
क्या बनाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है आईटी सिस्टम डेवलप करने के लिए। और इसमें ये कहा गया है कि जो वाइंडिंग करने के लिए 2 साल का था उसे जो है कम करके जो है 6 मंथ जो था, विच वॉज गिवन दैट कि अगर कोई एग्जिट करना चाह रहा है तो उसके लिए जो कंडीशंस था उसको रिड्यूस किया गया है, रिक्वायर्ड 2 years टू लेस देन 6 मंथ। जो करंटली रिक्वायर्ड 2 साल उसे 6 मंथ किया जा रहा है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्पस, बहुत कमी है जो आपको नहीं कवर करना है इन दिस सेंस, बट शॉर्ट नोट में पूछ सकता है व्हाट इज दिस सीपीस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। न्यू कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो अपना करना चाह रहे हैं कि आईटी बेस्ड सिस्टम स्टाइल फॉर एक्सेलरेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनीज, नई कंपनी बनाना चाह रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, कई सारी कंपनीज होती है, उसके लिए कंडीशन जो था 2 साल के लिए उसको 6 महीने कर दिया गया है। ठीक है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, government rules have recently been modernized for needs the Amrit Kal. The new rules have benefited from the inputs from various stakeholders. Modernized rules allow use of transparent quality criteria. Beside cost in evaluation of complex tender, provisions have been made for payment of 70% of running bill mandatorily within 10 days and for encouraging settlement of dispute through conciliation. अच्छा, जो विवाद है, जो मामला है सरकार के साथ, उसमें 75% जो अगर आप पे करके क्या कर सकते हो, 10 दिनों के अंदर जो है डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकते हो। कई बार बहुत सारे मामले होता है तो 75% जो बिल पे करके जो है, जो अगर जो डिस्प्यूट चला आ रहा है, लॉन्ग प्रोसेस पेंडिंग जो पड़ा है कोई डिस्प्यूट, उसको जो है जैसे जिस प्रकार से आप देखते हो कि कोर्ट के अंदर आप देखते हो लोक अदालत होता है, उसी प्रकार से बिजनेस फाइनेंशियल बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और उसके लिए जो है एक सिस्टम बनाया जाएगा और डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। ठीक है, गुड वन, सरकार का गुड थॉट है। As a further step to enhance transparency and to reduce delays in payment, a completely paperless end-to-end online e-bill system will be launched for use by all central ministries for their procurement. मतलब सरकार कुछ भी अगर खरीद रही है अपने डिपार्टमेंट चलाने के लिए तो उसके लिए ई बिल से सारा काम होगा। पेपर को बचाने के लिए कोशिश की गई है और जल्दी से जल्दी, ताकि डिले ना हो पेपर में काम करने, पेपर के द्वारा वो पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, कई सारे डिपार्टमेंट कई सारे टेबल से, तो डायरेक्टली वह बहुत इजीली बाय 1 क्लिक पहुंच सकता है, जिससे प्रोक्योर करने में, खरीदने में आसानी हो जाएगी सर मिनिस्ट्री को। जैसे आप देखते हो कि सरकार सपोज करो कोई डिपार्टमेंट कुछ भी खरीद रहा है, उसके लिए कई सारे टेंडर से, कई सारे बाबू के कई टेबल से होते हुए जाता है और इससे बहुत टाइम लगता है। सरकार की कोशिश है कि ऑनलाइन सारी चीजें हो, ट्रांसपेरेंसी इनहेंस करने के लिए। सही है, इसमें करप्शन भी कम होगा। The system will enable the supplier and contractor to submit online their digitally signed bills and claims and track their status from anywhere. कहीं से भी ऑनलाइन ही सारा सबमिट करना है, सारी चीजें हैं, इससे टाइम भी कम लगेगा और दूसरा फायदा ये होगा कि करप्शन भी होने के चांसेस कम है। ठीक है। नाउ देन कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट, to reduce indirect cost of for suppliers and work contractor, the use of surety bond as a substitute for bank guarantee will be made acceptable in government procurement. Business such as gold imports may also find this useful. IRDI, जो इंश्योरेंस IRDI है, has given framework for issue of surety bonds for insurance company. Okay, ठीक है। जो वॉचडॉग है उसने गोल्ड इंपोर्ट के लिए जो है कुछ रूल्स बनाए हैं श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ठीक है, प्रोक्योरमेंट के लिए। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया गया है and that is animation, visual effects, gaming and comic. Sector offers immense potential to employ youth, जहां लोगों को नौकरियां दी जा सकती है। And AVGC promotion task force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and global demand. Animation या विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग वगैरह को हम भारत में ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सके, इसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया जिसे कहा गया AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स, सरकार के द्वारा इसका जो है इसकी घोषणा की गई है।
अब आते हैं टेलीकॉम सेक्टर पे। यस, इंपॉर्टेंट वन फॉर अस। स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक पूछा जा सकता है कि क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, तो ये सारी चीजें हैं डिफेंस में, टेलीकॉम में। सो वी आर कमिंग इनटू इट, और इसके बाद फिर हम बहुत जल्दी जो है अगले पार्ट में चले जाएंगे। सो नाउ लेट्स कम टू टेलीकॉम सेक्टर। Telecommunication in general and 5G technology in particular can enable growth and job opportunities. इससे 5G की सरकार का कहना है बजट में कि 5G टेक्नोलॉजी से क्या होगा, ग्रोथ होगा और लोगों को नौकरियां ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile service within 2022-2023 by private telecom providers। मतलब ये है कि 2022-23 में जो है क्या किया जाएगा, 5G टेक्नोलॉजी का ऑक्शन होगा, स्पेक्ट्रम को बेचा जाएगा, किसे, प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को, सरकार के द्वारा उसे बेचा जाएगा। एक ये अनाउंसमेंट है टेलीकॉम में। दूसरा, scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as a part of production-linked incentive system। मतलब सारी चीजें जो हैं, पूरा जो सिस्टम डेवलप किया जाएगा वो 5G टेक्नोलॉजी के आधार पे किया जाएगा, ये बताया गया है। ठीक है। टू इनेबल अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्विसेज proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collection under the Universal Service Obligation Fund will be allocated। और इससे जो पैसा आएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में एलोकेट किया जाएगा 5%, और वो रिमोट एरिया, रूरल एरिया के लिए लगाया जाएगा। ठीक है। दिस विल प्रमोट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशन। और इसका यूज कहाँ किया जाएगा, एक प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के कमर्शियली यूज करने, वायबल करने में, और सॉल्यूशन में से पैसा को 5% को लगाया जाएगा जो एनुअली कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, digital resources as in urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the भारत नेट प्रोजेक्ट। ये भारत नेट प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत क्या थॉट है कि हर गांव को जोड़ना, और बेस थ्रू PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे 2023 के लिए। कंप्लीशन इज एक्सपेक्टेड इन 2025। और ये कब कंप्लीट हो जाएगा, भारत नेट प्रोजेक्ट, जहां नेट से पूरे गांव को, पूरे देश को जोड़ा जाएगा, ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। मेजर्स विल बी टेकन टू इनेबल बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जोड़ा जाएगा जिससे एक अस्थायी, परमानेंट और सस्ता और परमानेंट इंटरनेट प्रोवाइड हो सके हर एक गांव को, हर एक उसके रहने वाले, उसके वहां जो रहने वाले लोग हैं गांव में, जो ग्रामीण है, सबको मिल सके। ये एक सरकार का थॉट है ना। सो दिस वाज रिगार्डिंग टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो है, निर्यात के लिए सरकार का क्या थॉट है, बजट में क्या जो है उसने विजन पेश किया है। SEJ, that is Special Economic Zones Act, will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hub। जो हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट है उसको रिप्लेस किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, और उसकी जगह पे एक नया कानून बनाया जाएगा जो क्या योग्य बनाएगा, राज्यों को उसमें सहायता, सपोर्ट करेगा कि राज्य भी जो है इसमें पार्टनर बने, और डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज और सर्विस हब जो है वो भी अपने राज्यों से जो है विकास का काम कर सके और निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में जो है सपोर्ट कर सके। This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance cooperative of export। मतलब ये जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य भी एक्सपोर्ट करने में, चीजों को एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट कर सके सेंट्रल को और देश को, तो ज्यादा से ज्यादा हम दुनिया को एक्सपोर्ट करें, ये थॉट है। और इसके लिए नया कानून बनाया जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा। ये एक MCQ का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। अब ये नया कानून इसके लिए बनाया जाएगा, ये कहा गया। अभी क्या होगा आने वाले टाइम में हम देखेगा ना। अब हम आते हैं डिफेंस की बात। डिफेंस की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। डिफेंस के लिए क्या अनाउंसमेंट है, आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू
reducing imports and promoting आत्मनिर्भरता in equipment for the armed forces. आर्म फोर्सेस के लिए सरकार का थॉट है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है अपने जो हमारे यहाँ बना हुआ है इंडिजीनियस जो चीजें हैं जिसका जिसका यूज किया जाता है डिफेंस सेक्टर में वो हम करें और इंपोर्ट्स आयात कम से कम करें डिफेंस सेक्टर पे। ठीक है, 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट विल बी एम्बार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और जो बजट रखा गया है उसका 68% जो कैपिटल है वो घरेलू इंडस्ट्री से ही डिफेंस के लिए जो है चीजें वो खरीदेगा 22-23 के लिए। और ये 2021-22 में 58% था, 10% आगे ज्यादा रखा गया है कि 68% पैसा जो खर्च किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में प्रोक्योरमेंट में खरीदने में वो जो है 68% पैसा जो है देश में बना हुआ चीज जो है डिफेंस के लिए वो खरीदा जाएगा जो भारत में बना हुआ है। डिफेंस R&D will be opened up for industry startup academia with 25% of defense R&D budget embarked। बजट का 25% R&D के लिए रखा गया है। ठीक है, private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide ranging टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। DRDO जो है ज्यादा इक्विपमेंट और मिलिट्री प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है और इसके लिए जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है इनकरेज किया जाएगा कि आप भी जो है डिफेंस सेक्टर में आए और डिफेंस के लिए सामान बनाए ताकि हमें ज्यादा कुछ बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें यहां से मिल जाएगा। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट सनराइज इंटरप्राइजेस। ये क्या है? सनराइज अपॉर्चुनिटीज। ये क्या है? सनराइज अपॉर्चुनिटी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीनों के द्वारा हमारा माइंड या जो है दिमाग का प्रयोग, या कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजों जब कई बार लोग मेंटली इल हो जाते हैं, या AI टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ डेज। मतलब किस प्रकार से आपका काम जो मशीनों के द्वारा या रोबोट के द्वारा रोबोटिक द्वारा किया जाता है। और जियो स्पेशियल सिस्टम, ये जियो स्पेशियल सिस्टम क्या होता है? जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं इसे। इसमें जो है मैप को हर एक एंगल से एनालाइज किया जाता है। ड्रोन, सेमीकंडक्टर, इट्स इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, genomics, pharmaceuticals, green energy, clean mobility system have immense potential to assist सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जितने भी सेक्टर्स हैं इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, सरकार ऐसा मानती है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ कंट्री में तो उसके लिए सरकार जो है तत्पर है कि उसे डेवलप किया जाए। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ एंड मेक इंडियन इंडस्ट्री मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री के सनराइज अपॉर्चुनिटीज के आगे बढ़ने से, इन सारे डिपार्टमेंट्स के आगे बढ़ने से, सेक्टर्स के आगे बढ़ने से लोगों को नौकरी भी मिलेगी और इससे क्या होगा? देश की तरक्की भी होगी, सरकार का ऐसा मानना है। ठीक है, नाउ देन कमिंग टू इंपॉर्टेंट एरियाज। सोलर, सोलर पे क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स हैव टू कम टू सोलर। टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर द एम्बिशियस गोल ऑफ 280 गीगावाट, 280 गीगावाट का एम्बिशियस गोल था ऑफ द इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी बाय 2030 की 2030 तक हम जो है सोलर एनर्जी, सोलर कैपेसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? कितने मेगावाट? मेगावाट से गीगावाट में था 280। ये एक एम्बिशियस गोल था 2030 के लिए। एन एडिशनल एलोकेशन ऑफ 19,500 crore for production linked incentive for manufacture of high efficiency modules with priorities to full integrated manufacturing unit from polysilicon to solar PV modules will be made। मतलब सोलर पावर को बढ़ाने के लिए सरकार ने 19,500 करोड़ बजट में एलोकेट किया है एडिशनल। और इसके अलावा क्योंकि हमारा जो पहले से लक्ष्य है वो क्या है? 2030 तक 280 गीगावाट जो है हम सोलर कैपेसिटी एनर्जी जनरेट कर सके। और इसके लिए ठीक है, ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। ओके, नाउ नॉट इम्पोर्टेंट वन फॉर यू। अब बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जहां मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये कवर करना है। देयर विल बी कवरिंग
नाउ GIFT IFSC, ये गिफ्ट क्या है और IFSC क्या है? IFSC का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। और गिफ्ट एक ऐसा सिस्टम है कि हम किस प्रकार से दुनिया के टेक्नोलॉजी को जो है हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कोलैबोरेट करके वर्ल्ड क्लास जो है यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को जो है हम अलाउ करें एक स्पेसिफिक जगह में, शहर में, मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड क्लास जो है एक सिस्टम हम डेवलप करने के लिए वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन विल बी अलाउड इन द गिफ्ट सिटी to offer courses in financial management, fintech, financial technology, science, technology, engineering, mathematics, free from domestic regulations। मतलब वहां यहाँ सरकार का जो रूल्स है जो अपना भारत का वहां उस पर लागू नहीं होगा, वो अपने स्टैंडर्ड से पढ़ा सके, एक्सेप्ट दोज बाय IFSCA टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ हाई एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब सरकार का थॉट है कि एक वर्ल्ड क्लास जो है इन्वायरमेंट हम डेवलप कर सके, मतलब एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वो पूरी दुनिया का जो एक सबसे अच्छे लेवल के जो यूनिवर्सिटीज उससे कोलैबोरेट करके और वो भारत में उसे हम प्रोवाइड कर सके। ये एक बजट में थॉट है सरकार का, ठीक है। एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेटअप इन द गिफ्ट सिटी, उस शहर में जो डेवलप वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी होगा जिसे गिफ्ट सिटी कहा जा रहा है, वहां एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी सरकार सेटअप करेगी, जहां जो एक तयशुदा समय पे क्या है इंटरनेशनल जो विवाद है उसको नियमों के अनुसार क्या किया जा सके, सेटल किया जा सके, ठीक है। टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस, जो विधि शास्त्र है, वैश्विक विधि शास्त्र, उसके अनुसार उसको उस गिफ्ट सिटी में, उस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके। देन कमिंग टू नेक्स्ट, सर्विसेज फॉर ग्लोबल कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट फाइनेंस इन द कंट्री विल बी सेटल्ड बाय गिफ्ट सिटी। और ठीक है, फाइनेंशियल क्लाइमेट डेवलप किया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर सके फाइनेंसेस में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ठीक है। स्टार्टअप्स को लेके बात है कि स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड मोर देन 5.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इन्फ्यूज किया गया था, फैसिलिटेटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप एंड ग्रोथ इकोसिस्टम। मतलब ये इतना पैसा कहाँ लगाया गया था, स्टार्टअप में और ग्रोथ इकोसिस्टम में डेवलप करने के लिए देश को, ठीक है। और इसके लिए जो है अप्रोप्रिएट मेजर लिया जाएगा, एक्सपर्ट कमिटी जो है सेटअप किया जाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इस सेक्टर में। और इसको कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट कमिटी विल बी सेटअप टू एग्जामिन एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेजर, के किस प्रकार से उसे करना है, क्या करना है, इन सारी चीजों को लेकर। नाउ देन कमिंग टू ब्लेंडेड फाइनेंस मिक्स वित्त, जो है गवर्नमेंट बैक, जो सरकार के द्वारा जिसको सपोर्ट किया जाता है फंड, जैसे NIIF निफ जिसे कहते हैं। अब ये निफ क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मतलब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा है उसके लिए जो है एक फंड बनाया गया है, और बाकी सिडबी इडबी आप जानते हो, ठीक है। फंड ऑफ फंड्स हैव प्रोवाइडेड स्केल कैपिटल क्रिएटिंग अ मल्टीप्लायर इफेक्ट for encouraging important sunrise sector as climate action, deep tech, digital economy, pharma, agri-tech. The government will promote thematic funds for blended finance with government share being limited to 20% and funds being managed by private and fund managers। मतलब जो है एक ऐसा फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सरकार 20% सपोर्ट करेगी, और बाकी जितने भी प्राइवेट, जितने भी और लोन देने वाले एजेंसीज है वो इसमें लोन देगी, और जिससे लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक्नोलॉजी, और इसके बाद डिजिटल इकोनॉमी, फार्मा सेक्टर्स में वो क्या कर सकते हैं, अपना डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए जो है एक अलग से एक लोन के लिए व्यवस्था की गई है ब्लेंडेड फाइनेंस के अंतर्गत, ठीक है, सरकार और PPP के मॉडल पे। डिजिटल रूपी, ठीक है, अभी आपने सुना भी है कि भाई डिजिटल इकोनॉमी, चेन और क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी चीजों के बारे में आपने सुना होगा, तो उसको लेके कुछ अनाउंसमेंट हुआ इस बार। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, इंपॉर्टेंट वर्ड डिजिटल रूपी में, पहले डिजिटल रूपी की बात की जा रही है, अभी हम डिजिटल रूपी कवर कर रहे हैं। नाउ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC
will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee. डिजिटल रूपी इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के द्वारा, उसके द्वारा इंट्रोडक्शन किया गया है। और ये डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बड़ा स्टेप बताया जा रहा है। ठीक है, it is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by RBI। और किसके द्वारा ये डिजिटल रूपी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा। कब किया जाएगा? 2022-2023 में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। डिजिटल रूपी का कॉन्सेप्ट जो है, डिजिटल रूपी का जो कॉन्सेप्ट है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा? इंट्रोड्यूस किया, इशू किया जाएगा। जितने भी आप देखते हो जैसे जो करेंसी पेपर नोट्स है, बॉन्ड है, ये सारे आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। तो डिजिटल रूपी को भी लॉजिकल सी बात है किसे आरबीआई के द्वारा ही इशू किया जाएगा। और किसके द्वारा है? सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। ये इसके देखभाल मैनेजमेंट का इसके द्वारा इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, देन कमिंग नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राइट, अब इनके बीच में स्टेट और सेंटर के बीच के लिए क्या किया गया है, कितना फंड रखा गया है, किस प्रकार से है। सरकार ने एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए एक अनाउंसमेंट किया है, वो आप देख लें। Reflecting the true spirit of the cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the state in enhancing their capital investment towards creating productive asset and generating remunerative employment. The scheme for financial assistance to states for capital investment has been extremely well received by the state. In deference to the request received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crore in the budget estimate to 15,000 crore in the रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर करंट ईयर। मतलब जो 10,000 रखा गया था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 15,000 करोड़ की। मतलब जो फाइनेंसिंग, अगर केंद्र किसी राज्य को केंद्र से सहायता चाहिए अपने किसी डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कि सहयोग, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है, उसके आधार पे जो है आपको असिस्ट किया जाएगा, फाइनेंशियली असिस्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो है आपको दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके लिए कितना पैसा रखा गया? 15,000 करोड़ जरूरत पे ये दिया जाएगा केंद्र के द्वारा राज्य को, स्टेट्स को। नेक्स्ट, फॉर 2022-23 द एलोकेशन इज 1 लाख करोड़ टू असिस्ट द स्टेट्स इन catalyzing overall investment in the economy. These 50-year interest-free loans, मतलब 1 लाख करोड़ रखा गया है, इसमें से 50 साल के लिए these 50 years interest-free loan, 50 साल तक आपको लोन नहीं देना है, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं देना है, बाद में देना है, are over and above the normal borrowing allowed to the state। तो एलोकेशन 1 लाख करोड़ किया गया स्टेट को असिस्ट करने के लिए, अपने स्थिति को सुधारने के लिए। और उसमें आपको अगले 50 साल तक कोई क्या नहीं करना, 50 इयर्स तक जो है आपको उसमें कोई भी ईएमआई या इंटरेस्ट पे नहीं करना है। लोन अभी आपको जो है द 50 इयर्स इंटरेस्ट फ्री, 50 साल के लिए उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, आप ले सकते हो, बोरो कर सकते हो केंद्र से। नेक्स्ट वन, दिस एलोकेशन विल बी यूज्ड for PM Gati Shakti related to other productive capital investment of the state. It will also include components for supplemental funding for priority segment of PM ग्राम सड़क योजना। और इसका यूज आप कहां करोगे? PM ग्राम सड़क योजना में यूज कर सकते हो। ठीक है, अपने राज्य में। सेकेंड, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के डिजिटाइजेशन में यूज कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, ओएफसी नेटवर्क बनाने में यूज कर सकते हो। रिफॉर्म्स रिलेटेड बिल्डिंग बायलॉज, टाउन प्लानिंग स्कीम्स में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब आप रेल बना रहे हो या रोड बना रहे हो, ट्रांजिट के लिए बना रहे हो, उसमें आप पैसा लगा सकते हो। और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के लिए इसको यूज कर सकते हो, ये जो पैसा आप लोन पे लोगे। और ये पीएम गति शक्ति प्रोग्राम को बढ़ाने में एक प्रकार से हेल्प करेगा, ऐसा मानना है। ठीक है,
ना अब फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म होने वाला है, अभी सेकंड पार्ट में हम जाएंगे। In 2022-23, in accordance with the recommendation of the 15th Finance Commission, the state will be allowed to fiscal deficit of 4% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the condition have already been communicated in 2021-2022। 22-23 के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। जो 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 4%, मतलब जितना पैसा आपके पास आता है उससे ज्यादा 4% का घाटा जो है आप दिखा सकते हो, और कुल जीएसडीपी का वो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो पावर सेक्टर में आपने रिफॉर्म्स के अंतर्गत खर्च किया हो। ये कंडीशन ऑलरेडी कम्युनिकेट किया गया था 2021-22 में स्टेट्स को। बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट भी आप नहीं दिखा सकते हो कि हमने इतने ज्यादा से लोन लेके कितना ज्यादा खर्च कर दिया है, ज्यादा फिजिकल डेफिसिट भी आप नहीं दिखा सकते हो कि कमाई कम है और लोक कल्याणकारी काम पे जो है आप खर्च ज्यादा कर रहे हो। तो एक कहा गया कि 4% से ज्यादा आपका फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये घाटा कब होता है? जब हम अर्निंग कम करें और खर्च ज्यादा करें। खर्च ज्यादा कब करते हैं? जब ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोग्राम बनाते हैं तब। ठीक है, फिजिकल मैनेजमेंट। हाँ, अब इसके बाद से हमारा जो है हम सेकेंड पार्ट में आ जाएंगे। दिस विल बी कमिंग इनटू द सेकेंड पार्ट, टैक्सेस के बारे में कि क्या स्लैब रखा गया है, क्या कोई चेंज किया गया है, और कितना कितना पैसा किस किस डिपार्टमेंट में कितना। प्रोग्राम्स तो हमने देख लिया कि क्या क्या प्रोग्राम्स, क्या क्या कितने प्रोग्राम्स, कितनी योजनाएं चलाई गई। इसके बाद कितना पैसा किसके लिए दिया गया, टैक्स में क्या छूट दी गई, ये सारी चीजें हैं। उससे पहले एक बार फिजिकल जो है मैनेजमेंट हम देख लेते हैं सरकार का क्या है। एज अगेंस्ट अ टोटल एक्सपेंडिचर of 34.83 lakh crore projected in budget estimate 2021-2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको आप बहुत सीरियसली नोट डाउन करेंगे। फिजिकल मैनेजमेंट को 34.83 लाख करोड़ प्रोजेक्ट किया गया था खर्च, कि कब? 21-22 में, कि अगले साल कि हम कितना खर्च करेंगे? 34.83। द रिवाइज बाद में रिवाइज किया गया और इसे बढ़ा के किया गया कितना? 37.70 लाख करोड़ खर्च करने की बात थी। ठीक है, द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 6.3 lakh crore। This includes an amount of 51,971 crore towards settlements of outstanding guaranteed liabilities of Air India, जिसमें से एयर इंडिया को का जो कर्ज था जो बैंक से लिया गया था उसको चुकता किया गया, और जितने भी कमिटमेंट्स थे उनको सबको, जो वर्ल्ड बैंक से जहां से भी सरकार, केंद्र सरकार लोन लेती है उसे चुकता करते हुए। तो पहले 34.83 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट किया गया था, इतना खर्च होगा, और वो बढ़ के कितना हो गया? 37.70 लाख, जिसमें से 6.3 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, और जो सीधा खर्च किया गया पैसे के रूप में डायरेक्टली, और उसमें 51.971 करोड़ का जो है वो जो ईएमआई वगैरह पे किया जाता है या जो लायबिलिटी सरकार की, उसको भी चुकता किया गया। ठीक है, कमिंग टू द बजट एस्टिमेट, the total expenditure in 2022-2023 is 39.45 लाख करोड़। तो इस बार हमने क्या बजट में उम्मीद किया है सरकार ने कि हम इस अगले एक साल तक 1 फेब 2022 से 31 जैन ये 1 फेब 2023 तक जो है हम कितना खर्च करेंगे? 39.5 लाख करोड़। while the total received other than borrowings, जो हमें रिसीव होगा वो कितना होगा? उधार को, जो हमने उधार दिया उसको छोड़ दिया जाए तब 22.8 लाख करोड़ हमें जो इतना टोटल रिसीव चाहिए, एक अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है खर्च ज्यादा है, कमाई कम है, तो केंद्र सरकार को भी तो नुकसान होगा, घाटा होगा, इसलिए उनको फिजिकल डेफिसिट होगा। The revised fiscal deficit in the current year is estimated at 6.9% of GDP as against 6.8 projected in the budget estimate। जो बजट एस्टिमेट में 6.8 प्रोजेक्ट किया गया था, और वास्तव में फिजिकल जो वित्तीय घाटा है वो 6.9 है। इतना नहीं होना चाहिए, गलत है सरकार के लिए। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी सही नहीं है। इतना ज्यादा घाटा होने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी अभी काम नहीं कर रही है, चाहे उसके जो भी रीजन हो, कोविड एटसेट्रा। The fiscal deficit in 2022-2023 is estimated 6.3
4% ऑफ जीडीपी। अभी जो इतना 6.9 तो अभी है, बट अगले साल जो हम जिस बजट की डिस्कस करें कि एक साल, अगले एक साल में कितना रहेगा, 6.4% ऑफ जीडीपी का। ठीक है, विच इज कंसिस्टेंट विद द ब्रॉड path of fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 2025-2026। ये कह रहे हैं कि 25-26 तक जो ये जो कम होते हुए फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा, 4.5%। तब ठीक है, 4.5% का मतलब ठीक है, फिर भी इट्स नॉट सो बैड। तो 2.5%, 3% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, इतना ज्यादा होना ये नुकसानदायक है, खतरा भी है सरकार के लिए और देश के लिए, इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये कहा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है 25-26 में 4.5% के आसपास फिजिकल डेफिसिट सरकार का, देश का होगा। While setting the fiscal deficit level in 2022-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable now। तो ये कह रहा है कि ये कैसे ठीक हो सकता है, जब हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा तब। तो सरकार का अब जोर जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे भी है। जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू का पब्लिक इन्वेस्टमेंट में था, उसी प्रकार से अब उनका उसको विजन को फिर से अडॉप्ट किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो पिछले 2-3 सालों में कुछ खास हुआ नहीं है इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए उम्मीद किया जा रहा है कि हम पब्लिक सेक्टर से ज्यादा पैसा जमा करें और इससे देश को जो घाटा है उसको कम किया जा सके। अब हम आते हैं स्पेसिफिक पार्ट बी में, बजट के पार्ट बी में, टैक्सेस के बारे में, कि टैक्सेस कितना किया, स्लैब में कितना कम किया गया है। तो सबसे पहले आप समझ ले, कोई चेंजेस नहीं है कोई स्लैब में। जो पिछले साल का पुराना स्लैब था 2.5 लाख 5 लाख का, बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट उन्होंने ये काम कर दिया है कि जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, जो डिसेबल है, उनको थोड़ा सा क्या किया गया, थोड़ा छूट दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा वर्थवाइल नहीं है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी कोई खास नहीं किया गया। इतना किया गया है कि जो आप रिटर्न भरते हो उसको 2 साल का टाइम दे दिया गया है, असेसमेंट के लिए 1 साल से 2 साल का टाइम दे दिया गया है। बाकी मध्यम वर्ग के लिए कुछ रिटर्न कोई चेंज नहीं है, मतलब ऐसे ही जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई कमी का कुछ नहीं किया गया है। क्योंकि हालात खराब है, सबकी स्थिति इकोनॉमी खराब, मतलब फाइनेंशियली खराब है, तो लगा कि थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई उसमें रिड्यूस नहीं हुआ है। हाँ ये जरूर है कि इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को 12 से 7% कर दिया गया है। ठीक है, वहां भी। और इसके अलावा जो है, ये आप देख लो कि जो डिसेबल पर्सन है उसको छोड़ दिया क्या है, द पेरेंट और गार्डियन ऑफ अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कैन टेक एन इंश्योरेंस स्कीम ऑफ सच पर्सन। द प्रेजेंट लॉ प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन टू द पेरेंट और गार्डियन ओनली इफ द लमसम पेमेंट और annuity is available to the differently abled person on death of the subscriber or parent or guardian. There could be a situation where differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent guardian. I propose thus to the payment of annuity and lump sum amount to differently able dependent during the lifetime guardian percent or parents guardian attaining the age of 60%। तो इनमें इन्हें रिलीफ दिया गया है। टैक्स रिलीफ किसे दिया गया है, डिसेबल पर्सन को टैक्स से रिलीफ दिया गया है, जो ऑफ फ्यू इन नंबर है कंट्री में। तो उससे बहुत ज्यादा कुछ उनको ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टअप के लिए, नया बिजनेस करने वालों के लिए क्या इंसेंटिव है, क्या छूट है, वो देख ले। Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31st March 2022, जो 31 मार्च 2000 से पहले स्टैब्लिश करते, had been provided a tax incentive of 3 consecutive years out of 10 years from incorporation। अगर 10 साल से रजिस्ट्रेशन है तो 3 साल की उनको छूट दी जाएगी। ठीक है, किस चीज से, टैक्सेशन से, इन व्यू ऑफ द कोविड पैंडेमिक। और पिछले 3 साल में छूट इसलिए दी जा रही क्योंकि कोविड पैंडेमिक है। आई प्रपोज टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिजिबल सेटअप बाय 1 more years। 1 साल और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, मतलब ये 2023 तक बढ़ा दिया, दैट इज अप टू 31 मार्च 2023 तक जो है टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा नए स्टार्टअप को। ठीक है, देन कुछ की पॉइंट्स, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओपीज आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आएगा, कंपनीज पे चार्जेस की बात की गई है।
तो एओपीज की बात है, रेशनलाइजेशन ऑफ सरचार्ज। आई प्रपोज टू कैप द सरचार्ज ऑफ दिस। जो 37% सरचार्ज लगता था एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे, कंपनीज पे, उस सरचार्ज को 15% कर दिया गया है। ठीक है, रेशनलाइज किया गया है। एंड देन कमिंग टू फाइनेंशियल टीडीएस प्रोविजंस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस के बारे में। हाँ, जीएसटी के बारे में कुछ अनाउंसमेंट है, वो आप देख सकते हो कि काफी मतलब जो ग्रो कर रहा है, पिछले नवंबर दिसंबर में एक महीने में लाख से ज्यादा आ गया। तो ये एक अच्छी बात है कि सरकार इस पे काफी काम, मतलब सरकार के लिए एक पीठ थपथपाने वाली बात है कि मतलब इस ऐसे हालात में भी, कोविड के टाइम में भी जो है जीएसटी का कलेक्शन काफी बड़ा है, जिसके लिए कहा गया था कि इसका एक बहुत बेनिफिट हुआ है और अच्छा कलेक्शन हो रहा है। तो सबके लिए, हम सबके लिए अच्छी बात है। ठीक है। देन कमिंग टू, अब आते हैं स्पेसिफिक प्रपोजल्स पे, सेक्टर स्पेसिफिक की एक क्या क्या छूट दिया गया है, किसे किसे किसमें छूट दिया गया है, क्या क्या छूट है, कहाँ बेनिफिट हुआ है, अलग अलग कहते हैं कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो इस एस्पेक्ट में जो है हम इस सारे पॉइंट्स को देखते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट अब इसमें बच गया है, देयर बाय विल बी एबल टू फिनिश इट, फिर हम, ये हमारा जो है कवर हो जाएगा पूरा होल बजट। नाउ कमिंग टू, आई शेल नाउ टेक आप सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल। ठीक है, और उसमें क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली, customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacture of wearable devices, hearable devices, electronic smart meters. Duty concessions are also being given to parts of transformer on mobile phone charger. तो मोबाइल फोन चार्जर सस्ता हो गया है, उसमें ड्यूटी जो है उसमें क्या किया गया है, टैक्स में छूट दी गई है, कस्टम ड्यूटी में। ठीक है, कैमरा लेंस, मोबाइल कैमरा मॉड्यूल एंड सर्टेन अदर आइटम्स, इसमें क्या किया गया, छूट दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, छूट देने का फायदा क्या है, दिस विल इनेबल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो जो घरेलू जो प्लेयर्स हैं, मतलब जो बनाने वाली कंपनीज है, उनको फायदा हो सकेगा। तो क्या क्या सस्ता हुआ, तो आप देखोगे कि जो सबसे पहले सुनने वाली चीजें हैं, और जो मोबाइल चार्जर्स है, कैमरा लेंस है, कैमरा मॉड्यूल्स है, इनमें छूट दी गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जेम एंड ज्वेलरी में। टू गिव बूस्ट टू द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स एंड जेमस्टोन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू 5%। 5% कम किया जा रहा है किसमें, जितने भी ये तराशे हुए कट जो है, पॉलिश डायमंड जो है, हीरा है, और जो पत्थर जेमस्टोन है, उसमें जो है कम किया जा रहा है कस्टम ड्यूटी 5%। ठीक है, ये सस्ता हुआ है। एंड देन कमिंग टू केमिकल्स, देखते केमिकल्स में क्या अनाउंसमेंट है। कस्टम ड्यूटी ऑन सर्टेन क्रिटिकल केमिकल्स नेमली methanol, एसेटिक एसिड एंड हेवी फीड स्टॉक्स फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग आर बीइंग रिड्यूस। इस पे जो है कस्टम ड्यूटी कम कर दिया, सस्ता हो गया मिथेनॉल। अब मिथेनॉल से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे पेंट, पेंट सस्ता होगा, एसेटिक एसिड सस्ता होगा, चारा जो है, जो हैवी फीड स्टॉक्स हैं जो खिलाया जाता है, उसमें जो केमिकल यूज किया जाता है, वो सस्ता होगा। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जो चीजें आती है वो सस्ता है, उसे कम किया गया है कस्टम ड्यूटी, तो उसका फायदा होगा। वाइल ड्यूटी इज बीइंग रेज्ड ऑन सोडियम, अब किसमें बढ़ा दिया गया, ये देखो किसका दाम बढ़ जाएगा, सोडियम साइनाइड फॉर विच एडिक्वेट डोमेस्टिक कैपेसिटी एग्जिस्ट, इस पे जो है रेज किया गया है ड्यूटी। ठीक है, और तो एक सोडियम साइनाइड हो गया जिसको बढ़ाया गया है टैक्स, बाकी अभी तक हमने देखा है कम किया सरकार ने। और अब इसमें देखते हैं माइक्रो 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 स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में क्या किया गया है। ड्यूटी ऑन अम्ब्रेलाज इज बीइंग रेज टू 20%। जो छाता है वो महंगा हो जाएगा 20% तक, उसमें जो ड्यूटी बढ़ा दिया गया।
और जो उसके पार्ट्स में जो छूट दी गई थी अम्ब्रेला के पार्ट्स में, जो उसमें जो पार्ट होता होगा उसको खत्म किया जा रहा है, मतलब उसका छूट थी वो खत्म किया जा रहा, उसमें अब ड्यूटी लगेगा। ठीक है। एग्जाम्पशन इज ऑल्सो बीइंग रैशनलाइज्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड टूल्स फॉर एग्री सेक्टर विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जो टूल्स एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टूल्स था उस पे क्या किया गया है, जो छूट दी गई थी ड्यूटी से उसको खत्म कर दिया गया है। Custom duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producer, जो उसको गला कर फिर से तैयार करते हैं स्टील प्रोडक्ट को। तो उसमें जो स्टील स्क्रैप में जो है कबाड़ में जो छूट दी गई थी, एग्जाम्पशन दी गई, उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है, ड्यूटीज से रिलीफ दी गई है। ठीक है। देन कमिंग टू certain anti-dumping and CVD on stainless steel and coated steel flat product, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices in metals। तो ये कहा जा रहा है कि एंटी डंपिंग सीवीडी ऑन स्टेनलेस स्टील एंड कोटेड स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स, bars of alloy steel and high speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metal। तो वहां रिवोक किया जा रहा है, जो लगाया जा रहा था उसमें छूट दी गई है क्योंकि उसमें काफी महंगा भी हो रहा है। ठीक है, गुड स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। एक्सपोर्ट में निर्यात के लिए क्या है देखिए, क्या कुछ उसमें छूट दी गई है। सी दिस, टू इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स, मतलब टू इंसेंटिवाइज एक्सपोर्ट्स, exemptions are being provided on items such as embellishment, trimming, fastener, buttons, zippers, lining material, specified leather, furniture fittings, packaging boxes that may be needed by bona fide exporters of handicraft, textiles and leather garments, leather footwear and other goods। तो मतलब लेदर से संबंधित सामान पे क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लेदर गारमेंट जैसे पर्स, वॉलेट वगैरह, या जूते, जो चमड़े के जूते हैं, और कुछ कपड़े हैं, ये जो है हैंडीक्राफ्ट है, जो एक्सपोर्ट करने के पर्पज से क्या किया जा रहा है, इसमें छूट दी जा रही है, ये सस्ता होगा। ठीक है। ड्यूटी इज बीइंग रिड्यूस ऑन सर्टेन inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its export। shrimp, जो shrimp culture जो है एक्वाकल्चर है, उसकी खेती के लिए जो है जो सामान चाहिए, जो इनपुट्स चाहिए, उस पर छूट दी जा रही है। ठीक है। और क्या छूट है, टैरिफ मेजर टू इनकरेज ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल। ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल इज अ प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट टू इनकरेज द एफर्ट्स ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल। Unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of 2 liter from the first day of October 2022। ठीक है। इसमें टैरिफ में कुछ मेजर छूट दिया जाएगा, कब से, 1 अक्टूबर 2022 से 2 लीटर तक एक्साइज ड्यूटी में छूट दिया जाएगा। ठीक है। A few other changes are being made in duty rates, custom tariff and custom law, the details of which are there in the finance bill। फाइनेंस बिल में जो है, इन जो फाइनेंस बिल उसमें यह बताया गया कि कुछ और भी छूट दी जा रही है, और वो कस्टम लॉ में या टैरिफ में क्या क्या छूट दिया रही है उसको जो है स्पेसिफाई कर दिया गया है, किसमें, फाइनेंस बिल में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो है वो बिल था जिसे जो हमारे एफएम फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया संसद के सामने, और ये बेसिकली ये पूरा एक एस्पेक्ट था। और एक और वीडियो में बनाऊंगा पिक्टोरियल, और वो पिक्टोरियल जो वीडियो बनाऊंगा वो पीपीटी जो पीपीटी पे बेस्ड होगा, और वो पीपीटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसने खुद ही रिलीज किया है। उसके आधार पे एक ब्रीफ में जो है वो पिक्टोरियल पीपीटी बनाऊंगा बजट के बारे में। तो ये हमारा डिटेल्ड वन था। ठीक है। और मैंने कोशिश की है बहुत ईमानदारी से कि ज्यादा से ज्यादा हर एक चीज को समझा सकूं, बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है।
अगर कुछ मुझसे गलती हुई है इस वीडियो में तो आगे कोशिश करूंगा धीरे धीरे कि मैं उन गलतियों को, कमियों को सुधार सकूं और ज्यादा से ज्यादा आपके एजुकेशन में इसका फायदा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कर सको, पढ़ सको। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे आराम से इजिली कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया क्योंकि मुझे आज कंप्लीट करना था। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं एक अलग से हाइलाइट्स का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो बजट पे होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। ठीक है। कोई सजेशन हो तो जरूर दें आप कमेंट के द्वारा। थैंक यू। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।